ये प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो है लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। अगर आपको कंप्लीट सीरीज़ का लिंक चाहिए तो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का मीनिंग, उसके ऑब्जेक्टिव्स, देन देखेंगे कि क्या डिफरेंस है लॉजिस्टिक मैनेजमेंट वर्सेस सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, देन कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स ऑफ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, और इस वीडियो के लास्ट में हम डिस्कस करेंगे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट की टाइप्स के बारे में। इसके अलावा आप प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट की इस पीडीएफ बुक को परचेज कर सकते हैं। इस पीडीएफ बुक को काफ़ी इजी एंड अंडरस्टैंडेबल वे में प्रिपेयर किया गया है विद इमेजेस एंड एग्जांपल, ताकि आपका स्टडी में इंटरेस्ट क्रिएट हो और आप हर टॉपिक को आसानी से समझ सकें। तो इस पीडीएफ बुक का परचेज लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जहां से आप इसे परचेज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के इंट्रोडक्शन से, देन हम इसका मीनिंग और डेफिनेशन देखेंगे। तो हमारी डेली लाइफ में हम मिल्क, न्यूज़पेपर, वेजिटेबल्स, फ्रूट जैसी चीज़ों को एंजॉय करते हैं, लेकिन ये सारी गुड्स या चीज़ें जो भी आइटम्स हैं ये हमारे तक पहुंचती कैसे हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कहीं पर कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है जिससे कि ये इंश्योर किया जा सके कि इन गुड्स की टाइमली डिलीवरी हो सके। ये आपके रिटेलर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, होलसेलर होते हैं, वो हम अपनी आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। जैसा मैंने बताया, सीरीज़ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जहाँ पे आप कंप्लीट सीरीज़ को काफ़ी अच्छे से देख सकते हैं। ये स्ट्रक्चर और ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ है जिसमें प्लान को बनाया जाता है और उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, ताकि गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सके पॉइंट ऑफ ओरिजिन से पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन तक। पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्या है? जहाँ पर प्रोडक्ट को, गुड्स को, सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जा रहा है, उन्हें बनाया जा रहा है, और पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन जहाँ पर उनकी रिक्वायरमेंट है, जहाँ उनकी डिमांड है, तो वहाँ पर इन सारी गुड्स को पहुँचाना, इसे कहते हैं लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन आ जाता है, चाहे वो एयर से है, रोड से है, रेल से है, आपके स्टोरेज, जगह जगह पर वेयर हाउसेज होते हैं जहाँ पर गुड्स को स्टोर करके रखा जाता है, देन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हो गए, रिटेलर, होलसेलर, इन सब के थ्रू ये सब लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में कवर होते हैं। ये जब सारे एक साथ परफॉर्म करते हैं गुड्स को पॉइंट ऑफ ओरिजिन से पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन तक पहुँचाने के लिए, उसे कहते हैं लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। तो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट एक पार्ट है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। ये इंश्योर करता है कि गुड्स की राइट क्वालिटी, राइट टाइम और राइट कस्टमर पर अवेलेबल हो। अब जैसे हम डेली बेसिस पर दूध पीना पसंद करते हैं, तो जो भी प्लांट्स होते हैं दूध के, जैसे वेर का हो गया, अमूल हो गया, जितने भी ये बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, ये इस बात का ध्यान रखते हैं कि टाइमली लॉजिस्टिक के थ्रू, कि कोई भी अगर व्हीकल है, रोड के थ्रू अगर हमारा प्रोडक्ट जा रहा है या प्लांट के अंदर माल आ रहा है, फिर उसकी पैकिंग करनी है, तो उस प्रोसेस को किस तरह से किया जाए कि राइट टाइम पर, मॉर्निंग जितनी जल्दी हो सके, सही टाइम पर दूध जो है हमारे कस्टमर को अवेलेबल करवाया जाए। तो हम ये कह सकते हैं कि लॉजिस्टिक मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है सप्लायर से ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन से अल्टीमेट कस्टमर तक मटेरियल और इन्फॉर्मेशन के फ्लो के लिए। अब जैसे हम एग्जांपल लेते हैं न्यूज़पेपर का, तो न्यूज़ को प्रिंट करने के लिए हमें पेपर की ज़रूरत होती है, जिस पे अल्टीमेटली न्यूज़ प्रिंट की जाती है। अब क्या होगा, एक सप्लायर होगा जो पेपर सेल करता होगा, वहाँ से ऑर्गेनाइजेशन, जो प्रिंटिंग प्लांट है जहाँ पे न्यूज़पेपर प्रिंट होगी, वहाँ पे पेपर की सप्लाई जाएगी, देन वहाँ पे न्यूज़पेपर प्रिंट होगा। प्रिंट होने के बाद वही ऑर्गेनाइजेशन या जो भी कंपनी उस न्यूज़पेपर को प्रिंट कर रही है, वो इस न्यूज़पेपर को अल्टीमेट कस्टमर तक भेजेगी। तो ये सारा क्या हो रहा है? मटेरियल और इन्फॉर्मेशन का फ्लो हो रहा है, और इन सारे को कंट्रोल कौन करता है? लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। अब अगर मैं आपको आपकी भाषा में समझाऊं तो हम बहुत ही सरल शब्दों में ये कह सकते हैं कि अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है 1 घंटे के अंदर, तो आप उसी तरह से मैनेजमेंट करेंगे कि पहले मैं ऑटो से निकलूँगा, फिर मैं बस पकड़ूँगा, फिर मैं ट्रेन पकड़ूँगा, ट्रेन से उतर के फिर मैं ऑटो पकड़ूँगा। तो यहाँ पे आपने क्या की, आप एक प्रोडक्ट हैं, आपने खुद की मैनेजमेंट की
कि मैं इस तरह से अगर जाता हूँ तो मैं टाइमली वहाँ पहुँच पाऊँगा। इसी तरह कंपनियाँ अपने प्रोडक्ट की मैनेजमेंट करती हैं कि पहले प्रोडक्ट बाय ट्रेन जाएगा, फिर वहाँ से उतरेगा, फिर ट्रक के थ्रू जाएगा, फिर छोटे छोटे जो भी उनके रिटेलर्स हैं वहाँ पर वो ऑटो के थ्रू जाएगा। इस तरह ये लॉजिस्टिक मैनेजमेंट कंपनी के थ्रू की जाती है। अब लास्ट में लॉजिस्टिक मैनेजमेंट की एक डेफिनेशन देखते हैं। इस डेफिनेशन से आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि लॉजिस्टिक मैनेजमेंट आखिरकार है क्या। तो फिलिप कोटलर का कहना है कि लॉजिस्टिक एक प्लानिंग है, फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन है और बाद में उसकी कंट्रोलिंग है। जो भी फिजिकल फ्लो होता है मटेरियल या फिर फाइनल गुड्स का पॉइंट ऑफ ओरिजिन से उसके पॉइंट ऑफ यूज़ तक, ताकि वो कस्टमर की नीड्स को मीट कर सके एक प्रॉफिट पर। अल्टीमेटली कंपनी को प्रॉफिट भी तो अर्न करना है, तभी वो इतने एफर्ट्स डाल रही है कि अपनी मशीन्स को रन कर रही है, प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है, देन कस्टमर की नीड्स को फुलफिल कर रही है। तो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट यही है। आप ये समझ लीजिए बड़े आसान शब्दों में कि ये कंपनी प्लानिंग कर रही है कि कैसे वो गुड्स का फ्लो करेगी एक जगह से दूसरी जगह तक, और उस प्लान को बाद में वो इम्प्लीमेंट करती है। तो यही है लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में हम ये 6 पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है मिनिमम वेरिएंस। वेरिएंस एक डिफरेंस होता है प्रोमिस डिलीवरी और एक्चुअल डिलीवरी के बीच में। प्रोमिस डिलीवरी मतलब मैंने कहा कि मैं सुबह 8 बजे आपकी गुड्स को डिलीवर कर दूंगा, लेकिन एक्चुअली में मैंने वो गुड्स आपको 9 बजे डिलीवर की। तो यहाँ पर एक वेरिएंस आ गया प्रोमिस डिलीवरी और एक्चुअल डिलीवरी के बीच में। तो कंपनी ये चेक करे कि क्या परसेंटेज है कि वो गुड्स को टाइम पर डिलीवर कर सकती है या नहीं। अगर ये परसेंटेज 100% के करीब है, इसका मतलब है कि वो कंपनी मार्केट में compete कर सकती है। अगर वो टाइमली डिलीवर कर रही है, माल सही टाइम पर जा रहा है, तो कस्टमर भी खुश रहेंगे कि उन्हें टाइमली प्रोडक्ट की डिलीवरी हो रही है। वही रिटेलर भी खुश रहते हैं, क्योंकि उन्हें कस्टमर को बार बार ये नहीं कहना पड़ता कि अभी गुड्स आई नहीं है, अभी थोड़ी देर में आएंगी। इसलिए अच्छा है कि आप अपनी गुड्स को टाइम पर डिलीवर करें। कंपनी स्ट्रिक्ट एक्शन ले ताकि वो इन वेरिएंस को जितना हो सके उतना मिनिमाइज कर सके। तो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है वेरिएंस को कम करना, ताकि गुड्स को टाइमली डिलीवर किया जा सके। सेकंड ऑब्जेक्टिव है इंश्योर मिनिमम कॉस्ट। ऑर्गेनाइजेशन अपने मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस में सर्टेन कॉस्ट को रिड्यूस नहीं कर सकती। अब अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा होगा ही होगा, लेबर का खर्चा होगा ही होगा, मशीनरी का खर्चा होगा ही होगा। ये ऐसी कॉस्ट है जिनको आप कम नहीं कर सकती, ये होनी ही होनी है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को कंपटीटर प्राइस को मीट करना होता है और बिजनेस में भी बने रहना होता है। अब ये नहीं कह सकते कि मेरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है इसलिए मेरे प्रोडक्ट का प्राइस भी ज़्यादा है, जबकि आपके कंपटीटर आपके कम प्राइस पर प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, तो आप मार्केट से आउट हो जाएंगे और आपका कंपटीटर इन हो जाएगा। इसलिए कंपनीज को सप्लाई चेन पार्टनर्स जैसे कि सप्लायर, ट्रांसपोर्टर्स, वेयर हाउसिंग एजेंसी और डिस्ट्रीब्यूटर्स पर काफ़ी डिपेंड रहना पड़ता है, ताकि वो इफ़ेक्टिवली काम कर सके और कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सके। तो सबसे पहले था मिनिमम वेरिएंस, जहाँ पर हम ये बात कर रहे थे कि कैसे प्रोडक्ट को टाइम पर डिलीवर किया जा सके। दूसरा है मिनिमाइज़ करना कॉस्ट को, कि टाइम पर तो डिलीवरी हो लेकिन कॉस्ट भी कम से कम रहे। थर्ड है इंश्योर क्वालिटी सर्विसेज। जब लॉजिस्टिक मैनेजमेंट राइट क्वांटिटी और क्वालिटी राइट प्लेस पर प्रोवाइड करती है, तो हम ये कह सकते हैं कि कस्टमर को बेटर सर्विसेज मिल रही हैं। लेकिन लेट डिलीवरी, डिफेक्टिव गुड्स और रॉन्ग पर्सन या फिर रॉन्ग प्लेस पर गुड्स की डिलीवरी को इमीडिएट एक्शन में लिया जाना चाहिए, ताकि क्वालिटी सर्विसेज खराब ना हो और कस्टमर कोई भी बैड एक्सपीरियंस फेस ना करे। फोर्थ है रैपिड रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी। लॉजिस्टिक की सक्सेस डिपेंड करती है कि कितना क्विकली और कॉस्ट इफेक्टिवली हम कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं। ऐसा तब होता है जब सारी एक्टिविटीज़
अच्छे से प्लान की गई हों और उन्हें प्रॉपरली मॉनिटर किया जा रहा हो। अब प्लान तो हमने कर लिया कि हम माल को एक जगह से दूसरी जगह इस रूट से या इस सोर्स से डिलीवर करेंगे, लेकिन मॉनिटर भी करना पड़ेगा कि क्या माल निकला, क्या सोर्स वहाँ पे अवेलेबल है, टाइमली डिलीवरी हुई या नहीं। जितनी फास्ट प्रोडक्ट की डिलीवरी होगी उतने ही बेटर चांसेस होंगे कि कंपनी को और बिजनेस जनरेट होगा, उनके पास और क्लाइंट्स आएंगे और इससे उन्हें कम्पिटिटिव एडवांटेज भी मिलेगी। फिफ्थ है एंश्योर फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशंस। फ्लेक्सिबिलिटी इन लॉजिस्टिक का मतलब है कि लॉजिस्टिक में टाइम टू टाइम चेंजेस करना और जब ज़रूरत हो तब चेंजेस करना। ये हेल्प करती है अनफोर्सिन सिचुएशंस को डील करने में। ऐसी सिचुएशन जो कि हमने सोचा नहीं था, अनप्रेडिक्टेबल थी, वो अचानक हो गई। तो अगर फ्लेक्सिबिलिटी होगी हमारे लॉजिस्टिक में तो हम ईजिली उस सिचुएशन को फेस कर पाएंगे। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि कंपनी को अपने लॉजिस्टिक में चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ती है तो वो ईजिली लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के थ्रू ये चेंजेस कर पाए। तो ये थे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के 5 ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले था मिनिमम वेरिएंस, कि जितना जल्दी हो सके टाइमली डिलीवरी हो। अगर हमने को कमिटमेंट कर रखी है कि इस टाइम पे आपको प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा तो उस टाइम पर प्रोडक्ट डिलीवर हो जाए। कॉस्ट मिनिमम हो, क्योंकि कुछ ऐसी कॉस्ट होती हैं कंपनी की जिन्हें वो कम नहीं कर सकती, लेकिन लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में जो सप्लाई चेन है उसमें वो कुछ कॉस्ट का रिडक्शन करके, अच्छे रिलेशन बना के, कॉस्ट को कम करके एक कम्पिटिटिव एडवांटेज ले सकता है। क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करे, रैपिड रिस्पॉन्स प्रोवाइड करे कि अगर गलत जगह पर गुड्स डिलीवर हो जाती है या डिफेक्टिव प्रोडक्ट निकलता है तो उस समय वो जल्दी जल्दी उस पर एक्शन ले ताकि कस्टमर सर्विसेज से डिससेटिस्फाई ना हो। लास्ट है एंश्योर फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन, कि कल को कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जिसकी वजह से हमें लॉजिस्टिक में चेंजेस करने पड़ते हैं तो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इसे काफ़ी ईजिली टैकल कर पाए। नेक्स्ट है लॉजिस्टिक मैनेजमेंट वर्सेस सप्लाई चेन मैनेजमेंट। मतलब लॉजिस्टिक मैनेजमेंट और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है। तो टेबल के लेफ्ट साइड आपको लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के पॉइंट डिस्कस किए गए हैं, वहीं राइट साइड में सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में। तो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट एक नैरो कंसेप्ट है जो कि पार्ट है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, और वहीं पे सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक ब्रॉडर कंसेप्ट है जिसमें इन्वॉल्व है प्लानिंग, प्रोक्योरमेंट, लॉजिस्टिक, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा। तो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट एक पार्ट है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में और भी बहुत कंसेप्ट इंक्लूड हैं, प्रोक्योरमेंट, लॉजिस्टिक, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा। बेशक लॉजिस्टिक मैनेजमेंट पार्ट है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, फिर भी लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का ओरिजिन काफ़ी पुराना है। ये सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम में इस कंसेप्ट को क्रिएट किया गया था 1939 टू 1945 के बीच में। वहीं सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक न्यू कंसेप्ट है जो कि सबसे पहले डेवलप किया गया था केथ ओलिवर के द्वारा 1982 में, लेकिन फिर भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट अपने आप में काफ़ी बड़ा कंसेप्ट है। थर्ड है लॉजिस्टिक मैनेजमेंट कंट्रोल करता है गुड्स और इंफॉर्मेशन की मूवमेंट और फ्लो को, कहाँ से, ओरिजिन से डेस्टिनेशन तक। तो ये दो तरह से होता है, या तो मैन्युफैक्चरर के पास सामान आएगा सप्लायर से, या फिर मैन्युफैक्चरर से सामान जाएगा कस्टमर तक। तो ओरिजिन से लेकर डेस्टिनेशन तक जो भी गुड्स या इंफॉर्मेशन की मूवमेंट हो रही है उनको लॉजिस्टिक मैनेजमेंट कंट्रोल करता है। वहीं पर सप्लाई चेन मैनेजमेंट कोऑर्डिनेट्स और कोलैबोरेट करता है सप्लाई चेन पार्टनर के साथ, जिसमें सप्लायर, इंटरमीडिएट, थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। फोर्थ है लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को रिड्यूस करना और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को एनहेंस करना। जब पॉइंट ऑफ ओरिजिन से डेस्टिनेशन तक गुड्स का फ्लो होगा तो उस फ्लो में जो कॉस्ट आएगी उसको कम करना है और टाइमली प्रोडक्ट और इन्फॉर्मेशन की सर्विस प्रोवाइड करके कस्टमर को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करना है। और वहीं सप्लाई चेन मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करना, कि सारे जितने भी कंसेप्ट हैं उन्हें कुछ इस तरह से इम्प्लीमेंट करना, प्लानिंग, कंट्रोलिंग करना ताकि वहाँ से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लिया जा सके। फिफ्थ है
लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में नॉर्मली एक ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व होती है और वहीं सप्लाई चेन मैनेजमेंट में मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस और पार्टीज होती हैं, जैसे कि सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर एक्सेट्रा। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स ऑफ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में आते हैं दो कंपोनेंट्स, पहला है ट्रांसपोर्टेशन और दूसरा है स्टोरेज। ट्रांसपोर्टेशन को आगे कैटेगराइज किया गया है रोड, एयर, रेलवे और सी में। इसी तरह स्टोरेज में आगे आता है मटेरियल हैंडलिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल और वेयर हाउस मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम ट्रांसपोर्ट और उसके अंडर 4 कैटेगरी को समझेंगे, उसके बाद स्टोरेज का मीनिंग और उसके अंडर इन 3 कैटेगरीज को। तो सबसे पहला है ट्रांसपोर्टेशन। आमतौर पर ट्रांसपोर्टेशन के 4 ही मोड्स हैं, रोड, रेल, वाटर और एयर। इन सभी मोड्स की अपनी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं और कंपनी के लिए इन मोड की चॉइस डिपेंड करती है कि गुड्स का नेचर कैसा है, कॉस्ट कितनी इन्वॉल्व है, डिस्टेंस और टाइम कितना लगेगा। तो मान लीजिए कि अगर कोई ऐसी आइटम है जो पेरिशेबल है, जल्दी ख़राब हो जाती है, जैसे आपकी सब्जियां होगी, आपके फूल हो गए, तो अगर उनकी सप्लाई करनी है तो उनकी नेचर ऑफ गुड क्या है, वो पेरिशेबल है, जल्दी नष्ट हो जाएंगी। तो उनको अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे लेके जाना है तो हम रेल या वाटर की जगह पे एयर को प्रेफर करेंगे। हम जहाज़ के थ्रू, एयरप्लेन के थ्रू इन सारे गुड्स को डिलीवर करेंगे क्योंकि वो जल्दी ख़त्म हो जाएंगी, उनकी शेल्फ लाइफ जो है वो काफ़ी कम होती है। इसी तरह डिस्टेंस कितना है, कम डिस्टेंस के लिए कौन सा सोर्स या मीडियम अच्छा रहेगा, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए कौन सा मीडियम रहेगा, टाइम कितनी जल्दी हमें प्रोडक्ट को डिलीवर करना है उसके लिए कौन सा सोर्स सही रहेगा। तो ये आपकी सिलेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। उसी के अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी ये डिसाइड करती है कि उसे प्रोडक्ट को रोड, रेल, वाटर और एयर किस थ्रू से डिलीवर करना है। तो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में सबसे पहला है रोड। रोड काफ़ी पॉपुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है इंडिया का, क्योंकि ज़्यादातर टाउन्स, विलेजेस और सिटीज़ रोड के थ्रू कनेक्टेड हैं। तो बाकी जितने भी हमारे सोर्सेज हैं, चाहे वो रेलवे है, एयर है, वाटर है, वो हर सिटी, विलेज को नहीं कनेक्ट करेंगे। एक रोड ही ऐसा मीडियम है जिसकी रीच हर एरिया में है। सेकंड है रेलवेज। रेलवेज पॉपुलर ट्रांसपोर्टेशन है स्टील, कोल, सीमेंट और दूसरे ऐसे प्रोडक्ट के लिए जिसमें मास सप्लाई की ज़रूरत होती है। तो अगर आपको काफ़ी माल्स, टन में अपने सामान को भेजना होता है किसी लोकेशन पे, तो उसके लिए ज़्यादातर रेलवे को एडॉप्ट किया जाता है क्योंकि ये मास सप्लाई कर देता है प्रोडक्ट की और थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव भी है। थर्ड है एयर ट्रांसपोर्ट। इस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को पेरिशेबल गुड्स के लिए यूज़ किया जाता है और जब आइटम्स को काफ़ी फार डिस्टेंस पर डिलीवर करना होता है, जैसे कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। तो अगर मान लीजिए हम इंडिया की बात करते हैं तो वहाँ पे साउथ कॉर्नर से नॉर्थ कॉर्नर तक अगर किसी प्रोडक्ट को भेजना है तो हम एयर की हेल्प ले सकते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर अगर हमें कनाडा, यूके, यूएस, इन कंट्रीज़ में अगर हमें हमारे प्रोडक्ट को भेजना है तो हम एयर मोड को चूज़ करेंगे। नेक्स्ट है सी ट्रांसपोर्ट। सी काफ़ी सूटेबल मोड है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का, जब गुड्स को एक डिस्टेंस पे भेजना होता है जैसे कि फॉरेन कंट्रीज। अब एयर ट्रांसपोर्ट में हमने देखा था कि अगर हमें गुड्स को नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे भेजना है तब हम एयर की हेल्प ले सकते हैं। अब यहाँ पर दोनों में फ़र्क ये हो जाता है कि एयर टाइम कम लेता है। अगर आपको इंटरनेशनल लेवल पे कोई सामान भेजना है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 6 से 7 दिन में उस प्रोडक्ट को डिलीवर कर देंगे, जबकि सी रूट से टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन सी रूट सस्ता पड़ता है, वहीं एयर रूट में आपको पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे प्रोडक्ट डिलीवर करने के लिए। सेकंड मेन कैटेगरी है स्टोरेज। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड की स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का। इसमें इंक्लूड है मटेरियल हैंडलिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल और वेयर हाउस मैनेजमेंट। तो इन तीनों को, मटेरियल हैंडलिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल और वेयर हाउस को हम अभी डिस्कस करेंगे। मटेरियल हैंडलिंग में शामिल है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और कंट्रोलिंग उन सारी एक्टिविटीज़ की जो रिलेटेड हैं मूवमेंट ऑफ मटेरियल के। तो जब भी मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगा, उसकी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और कंट्रोलिंग को हम मटेरियल हैंडलिंग में शामिल करेंगे।
तो मूवमेंट ऑफ मटेरियल का मतलब है कोई भी गुड या सर्विस एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है, उसी के रिलेटेड प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग को कहते हैं मटेरियल हैंडलिंग। ऑर्गेनाइजेशन ये इंश्योर करे कि मूवमेंट ऑफ मटेरियल के टाइम कम से कम लॉसेस हों। मैनुअल हैंडलिंग को जितना हो सके उतना कम किया जा सके, क्योंकि जितना ज़्यादा हम मैनुअल हैंडलिंग करेंगे, जितना हम हाथ से काम करेंगे, उस काम को उतना ही टाइम लगेगा, कॉस्ट ज़्यादा इंक्रीज़ होगी और प्रोडक्ट डैमेज होने के भी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। वहीं अगर प्रोसेस को मशीन के थ्रू किया जा रहा है तो वो ज़्यादा इफेक्टिवली होगा, टाइम कम लगेगा और प्रोडक्ट डैमेज कम होंगे। इंश्योर करें कि फ्लो ऑफ मटेरियल की कंटिन्यूटी बनी रहे। अब ऐसा ना हो कि काम रुक रहा है, किसी दिन सप्लाई हो रहा है, किसी दिन नहीं हो रहा है, कंटिन्यूटी हमेशा बनी रहे। इंश्योर करें कि कम से कम पॉसिबल टाइम में माल को डिलीवर किया जा सके, कि अगर 8 बजे का टाइम है तो या तो माल को 8 बजे पहुंचाया जाए या ज़्यादा से ज़्यादा 8, 10 या 8:15 तक किसी भी तरह उस माल को पहुंचाया जा सके, लेट डिलीवरी ना हो। सेकंड है इन्वेंट्री कंट्रोल। एक ऑर्गेनाइजेशन डेली बेसिस पर मटेरियल को प्रोक्योर नहीं कर सकती है और ना ही वो एस्टिमेट लगा सकती है कि उसे एग्जैक्ट कितनी क्वांटिटी में मटेरियल चाहिए। अब मान लीजिए अगर मैं शूज़ बनाता हूँ तो शूज़ बनाने के लिए मुझे कच्चे माल की ज़रूरत होगी। अब मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे 50 शूज़ बिकेंगे या 100 शूज़ बिकेगा एग्जैक्टली। अब मैं क्या करूँगा, एक एस्टिमेशन लगा दूंगा कि ठीक है, इसका रेशो बीच में मैं 80 शूज़ का मटेरियल मंगवा देता हूँ। अगर मेरे प्रोडक्ट कम भी बिके तब भी मेरे पास थोड़ा मटेरियल बचेगा, वो मैं आगे यूज़ कर लूँगा। अगर ज़्यादा मंगवा लेता हूँ तो वो मेरा स्टॉक में पड़ा रहेगा, मेरी मनी भी वेस्ट जाएगी। इससे अच्छा है कि एक एस्टिमेशन लगा के मैं उस मटेरियल को मंगवा लूँ, बजाय कि एक एग्जैक्ट आइडिया लगाने के। इसीलिए फर्म एक एडिक्वेट लेवल ऑफ मटेरियल मेंटेन करके रखे, क्योंकि इसके साथ अगर हम एक्सेस इन्वेंट्री को स्टोर करके रखते हैं तो वो मनी को ब्लॉक करके रखता है। क्योंकि अगर मैं काफ़ी बड़े अमाउंट में कच्चा माल मंगवा लूँगा तो उसे रखने के लिए मुझे जगह चाहिए और उस कच्चे माल को ख़रीदने के लिए मुझे पार्टी को पैसे भी देने पड़ेंगे, तो यहाँ पे काफ़ी मनी मेरी ब्लॉक हो जाएगी। तो लॉजिस्टिक का जो मैनेजर है वो ये डिसाइड करे कि उसे कितनी अमाउंट में स्टॉक को स्टोर करने की ज़रूरत है ताकि इन्वेंट्री मेंटेनेंस कॉस्ट को कम किया जा सके। थर्ड है वेयर हाउस मैनेजमेंट। सभी रॉ मटेरियल को एक ही बार में फिनिश गुड में कन्वर्ट नहीं किया जाता है और ना ही सारे प्रोड्यूस गुड्स को एक दिन में बेचा जाता है। इसलिए स्टोरेज फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है जिससे कि रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स को स्टोर करके रखा जा सके जो इमीडिएट बेसिस पर यूज़ या फिर सोल्ड होने वाले नहीं है। अब जो माल आप बना चुके हैं या फिर फ्यूचर डेट में बिकने वाला है, उस माल को आप ऐसा तो नहीं है कि बना के आप कहीं भी रख देंगे, उसके लिए एक स्टोरेज एरिया चाहिए, वेयर हाउस चाहिए। अब वो वेयर हाउस कंपनी का अपना भी हो सकता है या फिर वो किसी बाहरी पार्टी से, एक्सटर्नल सोर्स से भी उसे रेंटेड ले सकती है। तो वेयर हाउस मैनेजमेंट करनी पड़ती है। अब ये भी देखना पड़ेगा कि वेयर हाउस में कितना माल रखना है, वेयर हाउस का कितना एरिया चाहिए, कितने एरिया में, क्योंकि वेयर हाउस छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, कोल्ड स्टोरेज वाले भी होते हैं। तो वो भी मैनेजमेंट को डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से एरिया में कौन सा वेयर हाउस उनके लिए परफेक्ट रहेगा। वेयर हाउसिंग एक प्रोसेस है जिसमें गुड्स को एक ऑर्डर में स्टोर किया जाता है और इसका एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखा जाता है ताकि उन्हें बेस्ट मिनिमल पॉसिबल टाइम में रिट्राइव किया जा सके। मान लीजिए कि एक आपकी प्लांट है, फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो कि कस्टमर लोकेशन से काफ़ी दूर डिस्टेंस पे है। अब मान लीजिए कि कस्टमर को रिक्वायरमेंट है प्रोडक्ट की 1 या 2 दिन में और आप वहाँ से डिलीवर कर सकते हैं 3 या 4 दिन में। तो आप कोई एक सेंट्रल लोकेशन लेंगे वेयर हाउस की जहाँ पर आप उसे स्टोर करके रखेंगे और जब भी कस्टमर को ज़रूरत होगी आप उसे वो डिलीवर कर देंगे। तो इस तरह वेयर हाउस मैनेजमेंट काफ़ी ज़रूरी होती है। तो ये थे कंपोनेंट्स लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के, जिसमें आता है ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज। ट्रांसपोर्टेशन में आता है रोड, एयर, रेलवे और सी, और वहीं स्टोरेज में आता है मटेरियल हैंडलिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल और वेयर हाउस मैनेजमेंट। देन इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। टाइप्स ऑफ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में हम ये 6 टाइप्स को कवर करेंगे। तो चलिए 1 बाय 1 इन्हें डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहला है इनबाउंड लॉजिस्टिक्स।
इनबाउंड लॉजिस्टिक्स इनवर्ड फ्लो है टूल्स, इक्विपमेंट्स और मटेरियल का जो सप्लायर से मैन्युफैक्चरर या उसके वेयरहाउस की तरफ फ्लो होता है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सेटअप किया जाता है। इस मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, और टूल्स और इक्विपमेंट हेल्प करते हैं इस मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। तो इनबाउंड लॉजिस्टिक आप ये समझ सकते हैं कि मान लीजिए मैं एक कंपनी हूँ और मैं कपड़े बनाता हूँ, तो कपड़े बनाने के लिए मुझे कच्चे माल की ज़रूरत होगी। वो कच्चा माल मुझे देगा सप्लायर। तो या तो इसे मैं अपने प्लांट में लेके आऊँगा जो मेरा मैन्युफैक्चरिंग हब है, या फिर इसे स्टोर करके रखूँगा मैं अपने वेयर हाउस में। इसी तरह इस मटेरियल को, जो कच्चा माल आया है, उसे मैं यूज़ करूँगा गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। और जो टूल्स एंड इक्विपमेंट्स मेरे पास पड़े होंगे, टूल्स एंड इक्विपमेंट जैसे कि मशीनरी है, लेबर है, कैपिटल है, ये सारे मेरी हेल्प करेंगे इस मटेरियल को, कच्चे माल को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। सेकंड है आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। ये वो प्रोसेस है जिसके अंडर फिनिश गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है वेयरहाउस या होलसेलर या रिटेलर से अल्टीमेट कस्टमर की ओर। तो प्रोडक्ट अब बनकर तैयार है। इनबाउंड लॉजिस्टिक में हमने क्या किया, मेरे पास कच्चा माल आया, मैंने उसके कपड़े बनाए, ये मेरा इनबाउंड लॉजिस्टिक हो गया। आउटबाउंड में अब मैंने क्या किया कि वो जो फाइनल प्रोडक्ट है, मेरा कपड़ा है, उसे मैंने अपने वेयर हाउस में या होलसेलर को बेचा या रिटेलर को बेचा, वहाँ से उसे मैंने अल्टीमेट कस्टमर तक पहुँचा दिया, जिसे एक्चुअल में मुझे गुड जो है डिलीवर करना था। ये बिल्कुल ऑपोजिट है इनबाउंड लॉजिस्टिक का। इनबाउंड में कच्चा माल मेरे पास आ रहा था, मैं कौन हूँ, मैन्युफैक्चरिंग जो कपड़ा बनाता है। तो इनबाउंड में कच्चा माल मेरे पास आया, मैंने कपड़ा बनाया, और आउटबाउंड में वही मैंने जो माल है वो बाहर भेज दिया। इनबाउंड में जो फ्लो है वो इनसाइड द फर्म है, और वहीं आउटसाइड लॉजिस्टिक में जो फ्लो है वो फर्म के बाहर है। थर्ड है प्रोक्यूरमेंट लॉजिस्टिक्स। प्रोक्यूरमेंट में इन्वॉल्व है कुछ सेट ऑफ एक्टिविटीज़ जो स्टार्ट होती हैं सप्लायर, नेगोशिएशन, ऑर्डर प्रोसेसिंग और मटेरियल रिसीव करने के रिलेटेड मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट में। तो प्रोक्यूरमेंट में मैं ये डिसाइड करता हूँ कि मेरा सप्लायर कौन होगा, किससे मैं कच्चा माल लूँगा, उसके साथ मैं नेगोशिएशन करूँगा। जैसे अगर हमें को कहता है कि ये एक प्रोडक्ट है जो कि 400 रुपये में है, तो हम उससे क्या कहते हैं, बार्गेनिंग करते हैं कि मैं 400 नहीं, मैं इसके 300 दूंगा। इसी तरह सप्लायर से नेगोशिएशन होती है कि मैं इस रेट पे कच्चा माल आपसे खरीदूंगा। ऑर्डर प्रोसेसिंग होगी, मतलब ठीक है सप्लायर मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब मैं सप्लायर को बोलूँगा कि ये ऑर्डर मुझे भेज दो, उसी बाद मैं उस माल को रिसीव करूँगा। तो ये सारी प्रोक्यूरमेंट लॉजिस्टिक से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं। इसके साथ इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर होते हैं, मतलब दो पार्टीज़ आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं ट्रांसपोर्टर या फिर वेयरहाउस कंपनी के साथ रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। फोर्थ है प्रोडक्शन लॉजिस्टिक। प्रोडक्शन लॉजिस्टिक में ये इंश्योर किया जाता है कि हर मशीन या वर्कर को सफिशिएंट रॉ मटेरियल मिले ताकि काम रुके नहीं। अब ऐसा ना हो कि आपके पास कच्चा माल ही नहीं है, रॉ मटेरियल नहीं है, तो आपकी मशीन भी बंद पड़ी है और आपके वर्कर जो लेबर है वो भी वेट कर रहे हैं कि कब कच्चा माल आएगा, कब काम शुरू करें। तो प्रोडक्शन लॉजिस्टिक में ये ध्यान रखना पड़ता है कि कच्चा माल सफिशिएंट उतना है ताकि मशीन भी हमारी बंद ना रहे और वर्कर भी काम करते रहें। यहाँ पर सिर्फ मटेरियल को प्रोवाइड कर देना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन को ये भी फोकस करना होगा कि नॉन प्रोडक्टिव ऑपरेशंस को एलिमिनेट किया जा सके। अब कच्चा माल तो हमने दे दिया मशीन और वर्कर्स को, लेकिन हमें पता लगा कि जो वर्कर्स हैं वो काफ़ी धीमा काम कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी नहीं है, तो ऐसे जो नॉन प्रोडक्टिव ऑपरेशंस होंगे उन्हें भी हमें ख़त्म करना होगा। तो कंपनी को इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि प्रोसेस को कंप्लीट किया जाए बिना क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए। क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमें प्रोडक्शन को अच्छे से स्मूथली रन करना है। फिफ्थ है इमरजेंसी लॉजिस्टिक। इमरजेंसी लॉजिस्टिक का मतलब है रॉ मटेरियल, टूल और इक्विपमेंट्स की सप्लाई करना जब इमरजेंसी का टाइम हो। मतलब हमें पता नहीं था कि इतनी जल्दी हमें कच्चे माल की ज़रूरत होगी,
या किसी भी मशीनरी की ज़रूरत होगी, लेकिन अब इमरजेंसी है, हमें इमीडिएटली वो बुलवानी पड़ रही है, तो उसके लिए हमारे पास एक इमरजेंसी लॉजिस्टिक्स हो, ताकि जब कोई ऐसी सिचुएशन आए कि इमरजेंसी हमें इमीडिएटली उसकी रिक्वायरमेंट है, तो हम उसकी इमीडिएट बेसिस पर रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर सकें। ऑर्गेनाइजेशन के पास एक ऐसा बैकअप या अल्टरनेट प्लान होना चाहिए जिसमें वो इमरजेंसी केसेस में मटेरियल को प्रोक्योर और ट्रांसपोर्ट कर सके। एक अल्टरनेट प्लान को सेट करना हेल्प करता है ऑपरेशंस को स्मूथली रन करने में और लॉसेस से सेव करने में। अब मान लीजिए कि मेरे पास आइडिया था कि मेरे पास 80 शूज़ का ऑर्डर आएगा, लेकिन मेरे पास 100 शूज़ का ऑर्डर आ गया, तो इमीडिएट बेसिस पे मुझे क्या करना पड़ेगा, कच्चा माल और मंगवाना पड़ेगा। तो मेरे पास उस इमरजेंसी नीड को फुलफ़िल करने के लिए अल्टरनेट प्लान हो, ताकि ये जो एक 20 मोर ऑर्डर्स मेरे को मिले हैं उसको मैं पूरा कर सकूं, ताकि मेरे लॉसेस ना हो और मेरा ऑपरेशन भी स्मूथली चलता रहे। 6th और लास्ट है रिवर्स लॉजिस्टिक्स। रिवर्स लॉजिस्टिक्स वो प्रोसेस है जिसमें फ्लो ऑफ गुड्स कस्टमर से मैन्युफैक्चरर या सप्लायर की ओर होता है। इसमें शामिल है रिटर्न, जब कस्टमर डैमेज गुड्स सेलर को वापस कर देता है किसी एक्सचेंज या फिर रिफंड के लिए। रिपेयर, जब कस्टमर रिटेलर्स को गुड देता है ताकि वो उसे रिपेयर कर सके ड्यूरिंग वारंटी पीरियड। अब इसका आप में से कई लोगों ने यूज़ किया होगा कि अगर आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो उसके साथ आपको 1 साल या 2 साल की वारंटी मिलती है। उसमें अगर आपकी गुड्स का कोई भी पार्ट डैमेज हो जाता है तो वो रिपेयर के अंदर आपको फ्री में सर्विस देके उसको रिप्लेस किया जाता है। नेक्स्ट है रिकॉल, जब मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट को रिकॉल करता है उस प्रोडक्ट में पाए गए डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए कार मैन्युफैक्चरर ने अपने प्रोडक्ट्स को वापस मंगवाया, मतलब रिकॉल किया, जब उसने ये फाइंड आउट किया कि उसके बैच में कुछ कार्स में स्पेसिफिक डिफेक्ट्स हैं। नेक्स्ट है रिफ्यूज़ल, अगर कस्टमर डिनाई कर देता है गुड को परचेज करने के लिए किसी एक या फिर एक से ज़्यादा रीजंस के लिए। तो इन सभी केसेस में क्या होगा, अगर कोई रिटर्न आ रहा है, कोई रिपेयर है या फिर रिकॉल है, रिफ्यूज़ल है, उस सभी के लिए मैनेजमेंट के पास एक रिवर्स लॉजिस्टिक हो, ताकि कस्टमर या कंपनी को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए, कंपनी के पास दोबारा प्रोडक्ट आ जाए और कस्टमर को उसके बदले में जो भी रिप्लेसमेंट में रिफ़ंड चाहिए या प्रोडक्ट एक्सचेंज चाहिए या उस पार्ट को रिप्लेस करना है, वो सारी सर्विसेज उसे मिल पाएँ। तो ये थी लॉजिस्टिक मैनेजमेंट की 6 टाइप्स। सबसे पहला है इनबाउंड लॉजिस्टिक, इसमें माल सप्लायर से कंपनी की ओर आता है, जैसे कच्चा माल हो गया, टूल्स या इक्विपमेंट्स हो गए। दूसरा है आउटबाउंड लॉजिस्टिक, इसमें माल कंपनी या मैन्युफैक्चरर से कस्टमर की ओर जाता है। तीसरा है प्रोक्यूरमेंट, इसमें देखा जाता है कि कच्चा माल किससे लिया जाएगा, उसके साथ फिर नेगोशिएशन की जाती है, उसे ऑर्डर दिया जाता है और मटेरियल को रिसीव किया जाता है। देन है प्रोडक्शन लॉजिस्टिक, इसमें यह देखा जाता है कि मशीन और वर्कर स्मूथली काम करते रहें, उनके पास हमेशा काम अवेलेबल हो, नॉन ऑपरेटिव जितने भी वर्क होंगे, नॉन प्रोडक्टिव जिससे कंपनी को फ़ायदा नहीं होगा, उन्हें बिल्कुल ख़त्म करना है। 5th है इमरजेंसी, अगर कंपनी को लगता है कि किसी इमरजेंसी केस में उसके पास कच्चा माल कम है तो उसके पास एक बैकअप प्लान हो जिससे कि वो कच्चे माल की पूर्ति कर सके। 6th है रिवर्स लॉजिस्टिक, मतलब इसमें क्या होता है कि कस्टमर से माल वापस आता है मैन्युफैक्चरर की ओर, क्योंकि उसमें किसी तरह का कोई डिफेक्ट होता है या डैमेज होता है। कई बार कंपनी ही खुद आइडेंटिफाई करती है कि एक बैच जो उसने बाहर भेजा है उसमें कोई डिफेक्ट है, तो वो अपना प्रोडक्ट वापस मंगवाती है, या कई बार कस्टमर रिटर्न की रिक्वेस्ट डालते हैं। तो ये सारी टाइप्स हैं लॉजिस्टिक मैनेजमेंट की। तो ये था कंप्लीट वीडियो रिगार्डिंग लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। इसी तरह अगर आपको प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सीरीज़ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है।